अगर गांव वालों का भगवान कोई गुंडा बन जाए। यही कहानी है डाकू महाराज की, जहां सीताराम जो बस गांव वालों के हक के लिए लड़ा, वो सिस्टम से टकरा गया। लेकिन जब ठाकुरों ने जुल्म की हद पार कर दी तो सीताराम बना डाकू महाराज। अब ये डाकू इंसाफ का दूसरा नाम बन गया, गांव वालों का मसीहा या सिस्टम का मोस्ट वांटेड। इस लेजेंडरी कहानी में एक्शन भी है, इमोशन भी और खतरनाक बदला भी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमने कल की 2898 एडी मूवी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो आप जरूर देख सकते हैं। उसकी लिंक भी नीचे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरुआत में 3-4 ट्रकों में भरकर गुंडे जंगल की ओर जा रहे थे। ये इतने खतरनाक थे कि पुलिस भी इनसे डर रही थी। वे शिकार करने गए थे, लेकिन हालात ऐसे बदले कि खुद ही शिकार बन गए। और वो भी कोई आम मौत नहीं, सभी को जिंदा जला दिया गया। इसके बाद बचे हुए गुंडों ने अपने मालिक को बुला लिया, जिससे अब फाइट होने वाली थी। लेकिन तभी कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अब कहानी वैष्णवी पर शिफ्ट होती है, जो अपने पालतू पप्पी के साथ कहीं जा रही थी। रास्ते में उसका पप्पी एक खरगोश का पीछा करते हुए गलती से एक खतरनाक इलाके में चला जाता है। यह इलाका एमएलए त्रिमूर्तुलु के भाई मनोहर का था, जो वहां अवैध रूप से जानवरों की तस्करी कर रहा था। जैसे ही पप्पी वहां भौंकने लगा, मनोहर ने उसे बेरहमी से मार डाला। वैष्णवी की मां पहले ही गुजर चुकी थी और अब उसके पप्पी की मौत भी उसकी आंखों के सामने हो गई। यह देखकर वह बुरी तरह टूट गई। इसके बाद वैष्णवी के नाना कृष्णमूर्ति ने मनोहर की इस गैरकानूनी हरकत के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी। हालांकि परिवार के बाकी लोग एमएलए के खिलाफ जाने से डर रहे थे, लेकिन कृष्णमूर्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग थे। वे अपने राज्य में किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अब कहानी एमएलए त्रिमूर्तुलु पर आती है। पहले वह कसाई का काम करता था, लेकिन अब राजनीति में आकर न सिर्फ जानवरों बल्कि इंसानों को भी बेरहमी से मार रहा था। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता वह उसे खत्म कर देता था। तभी पुलिस उसके भाई मनोहर को गिरफ्तार करने के लिए आई, लेकिन असल में उनका मकसद गिरफ्तारी नहीं बल्कि त्रिमूर्तुलु को यह बताना था कि कृष्णमूर्ति ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। इसके बाद त्रिमूर्तुलु के चाय बागान भी जब्त कर लिए गए, क्योंकि वहाँ वह अवैध रूप से जानवरों का शिकार करवाता था। ताकि वह अपनी ताकत के दम पर फिर से इस गैरकानूनी धंधे को शुरू न कर सके, प्रशासन ने वहाँ सीआरपीएफ की सुरक्षा तैनात कर दी। अब त्रिमूर्तुलु सीधा स्कूल पहुंचा, जहां उसने कृष्णमूर्ति को डराने और शिकायत वापस लेने के लिए धमकाने की कोशिश की। लेकिन कृष्णमूर्ति झुकने वाले नहीं थे। त्रिमूर्तुलु ने उनकी बड़ी बेटी की पुरानी कहानी छेड़ दी, जिसने प्रेम विवाह किया था, लेकिन बाद में परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। वैष्णवी उसी की बेटी थी, जिसे कृष्णमूर्ति बहुत प्यार करते थे। त्रिमूर्तुलु ने ताना मारते हुए कहा कि जब वह अपनी बेटी को सही रास्ते पर नहीं ला पाए तो उसके भाई मनोहर को कैसे सुधारेंगे। धमकी देकर त्रिमूर्तुलु वहां से चला गया, लेकिन अगले ही दिन उसने कृष्णमूर्ति को डराने के लिए अपने गुंडे भेज दिए। अपराधियों ने कृष्णमूर्ति की गाड़ी पर हमला किया, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ चेतावनी देकर चले गए। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर कृष्णमूर्ति ने अपनी शिकायत वापस नहीं ली तो अगली बार उनका निशाना वैष्णवी होगी। डीआईजी ने भी कृष्णमूर्ति को मामला खत्म करने की सलाह दी, लेकिन जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम किए गए। घर में काम करने वाले सेवक गोविंद ने अपनी मां शारदा को बताया कि वैष्णवी खतरे में है। यह खबर जल्द ही महाराज तक पहुंच गई। उसी समय महाराज को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा था, जहां उनके दुश्मन कभी भी उन पर हमला कर सकते थे। पहले से बनाई गई योजना के तहत डाकुओं ने जेल वैन पर हमला किया, लेकिन उनका मकसद हत्या नहीं बल्कि महाराज को आजाद कराना था। सभी हमलावर महाराज के ही समर्थक थे। महाराज जेल से निकलकर वैष्णवी के पास पहुंचे, लेकिन एक साधारण ड्राइवर के रूप में। उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी एसआई के हाथ में थी, लेकिन महाराज के हथियारों के ज्ञान को देखकर वह प्रभावित हो गई। महाराज की पूरी नजर वैष्णवी पर थी, मानो वह उनकी अपनी बेटी हो। ड्राइवर रखने का फैसला पूरी तरह वैष्णवी के हाथ में था। उसने महाराज से एक मुश्किल सवाल पूछा और फिर उन्हें गाड़ी चलाने के लिए कहा। महाराज ने न केवल सही जवाब दिया बल्कि अपनी बेहतरीन ड्राइविंग से वैष्णवी को खुश कर दिया। इससे प्रभावित होकर वैष्णवी ने उन्हें अपना ड्राइवर बना लिया। इसी बीच स्पेशल टास्क फोर्स के अधिकारी स्टीफन की एंट्री होती है। वह अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय उनका सफाया करने के लिए जाना जाता था। उसे आदेश मिला था कि वह डाकू महाराज को दोबारा जेल में डाले, लेकिन उसका असली इरादा गिरफ्तारी नहीं बल्कि सीधे खत्म करना था। रात के समय महाराज ने मनोहर को ढूंढ निकाला और उसे पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। उन्हें पता था कि वैष्णवी के लिए असली खतरा मनोहर नहीं बल्कि त्रिमूर्तुलु है, इसलिए उन्होंने मनोहर को जेल भिजवा दिया। स्टीफन ने महाराज की जानकारी निकालने के लिए जेल का निरीक्षण किया, लेकिन वहाँ उसे सिर्फ अच्छी बातें ही सुनने को मिली। उसे पता चला कि महाराज देवी माँ की चित्रकारी करते हैं और ध्यान साधना में लीन रहते हैं। महाराज की कहानी अब अपने चरम पर थी। अब वैष्णवी को किसी का डर नहीं था, क्योंकि उसके साथ खुद जंगल का शेर महाराज था। घर लौटने से पहले महाराज सीधे त्रिमूर्तुलु के अड्डे पर गया और उसके सभी गुंडों का सफाया कर दिया।
उसे यह भी पता चल चुका था कि त्रिमूर्तुलु टी एस्टेट में कोकीन की खेती कर रहा है। लेकिन इस बार महाराज ने उसे मारने के बजाय हुक्म दिया कि वह अपने बॉस को बुलाए। जब महाराज वैष्णवी के साथ घर लौटा तो वहाँ स्टीफन पहले से ही मौजूद था। उसे शारदा से सारी जानकारी मिल चुकी थी। वह चाहता तो सच बता सकता था कि महाराज एक डाकू है और उसे गिरफ्तार कर सकता था, मगर अब स्टीफन समझ चुका था कि महाराज यहाँ किस मिशन पर है। इसलिए उसने दिखावे के लिए उसे अरेस्ट कर लिया, लेकिन घरवालों को कोई और कहानी सुनाकर शांत कर दिया। उसी रात ठाकुर, जो शिमला से सीधे कृष्णमूर्ति के घर आया था, उसने कोकीन की सच्चाई सामने रखते हुए कृष्णमूर्ति को पैसे देकर अपने साथ मिलाने की कोशिश की। मगर जैसे ही कृष्णमूर्ति को कोकीन का नाम सुनाई दिया, वह और ज्यादा भड़क उठा। वह कभी भी गलत लोगों का साथ नहीं देगा। इसी बीच त्रिमूर्तुलु को खत्म करने का फैसला लिया जा चुका था। ठाकुर अब कृष्णमूर्ति को अपनी तरफ करना चाहता था, इसलिए उसने त्रिमूर्तुलु से अपनी साझेदारी तोड़ दी। यह सुनकर त्रिमूर्तुलु गुस्से से आग बबूला हो गया और ठाकुर से भिड़ गया। मगर यह लड़ाई उसी पर भारी पड़ गई। ठाकुर ने अपने ही पुराने साथी त्रिमूर्तुलु को खत्म कर दिया। इसके बाद गुंडों ने टी एस्टेट में जाकर सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया और सभी को बेरहमी से मार डाला। फिर कोकीन को ट्रकों में भरकर ले जाने लगे। उधर कृष्णमूर्ति के घर पर भी हमला हो चुका था। ठाकुर के आदमियों ने चारों तरफ से घेर लिया था, लेकिन गोविंद और महाराज के सैनिक पूरी ताकत से वैष्णवी और उसके परिवार की रक्षा कर रहे थे। मगर दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तभी महाराज की एंट्री हुई। महाराज के लोगों ने स्टीफन के बॉस को गन पॉइंट पर पकड़ लिया और स्टीफन को मजबूर कर दिया कि वह महाराज को जाने दे। महाराज को पहले से अंदाजा था कि ठाकुर आज रात हमला करेगा। अब वह पूरी ताकत में था। उसने अकेले ही सारे गुंडों को खत्म कर दिया और फिर टी एस्टेट जाकर वहां का पूरा कोकीन स्टॉक जला दिए। अब ठाकुर को खुद मैदान में उतरना पड़ा। जैसे ही ठाकुर ने महाराज को देखा, वह तुरंत पहचान गया, ये दोनों पुराने दुश्मन थे। इस खतरनाक लड़ाई में महाराज को गोली लग गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गोलियों की बरसात और खून से सने मैदान में महाराज ने अकेले ही 100 से ज्यादा गुंडों का खात्मा कर दिया। आखिरकार उसने ठाकुर को भी मौत के घाट उतार दिया। अगले दिन स्टीफन ने खुद महाराज का इलाज कराया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी, लेकिन सवाल यह था, क्या यह महाराज के लिए एक नई शुरुआत होगी? स्टीफन ने डॉक्टरों को आदेश दिया कि महाराज को एनेस्थीसिया की ओवरडोज दी जाए, क्योंकि वह उसे तिहाड़ जेल ले जाने वाला था। हालांकि इतनी ज्यादा डोज से उसकी मौत भी हो सकती थी। मगर स्टीफन को अब महसूस होने लगा था कि महाराज कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि जंगल का शिकारी है। उसे पहले ही गोलियां लग चुकी थीं, शरीर पर गहरे घाव थे, फिर भी वह अब तक जिंदा था। स्टीफन को लगने लगा कि शायद एनेस्थीसिया भी इस आदमी पर बेअसर रहेगा। उधर कृष्णमूर्ति अब गोविंद से महाराज के बारे में सवाल करने लगा। आखिर वह कौन है और उसकी फैमिली की इतनी मदद क्यों कर रहा है? इस पर गोविंद ने सच बताते हुए कहा कि महाराज और उसके साथी डाकू नहीं है, बल्कि पानी के लिए लड़ने वाले योद्धा हैं। वे एक ऐसे इलाके से आते हैं जहां सप्ताह में सिर्फ एक दिन पानी मिलता है और उस एक दिन के लिए भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं। ठाकुरों ने उस इलाके में जबरन माइनिंग करवा रखी थी और लोगों को 6 दिन तक उनकी खदानों में गुलामों की तरह काम करना पड़ता था। ठाकुर 3 भाई थे, तीनों ही खूंखार जल्लाद, जिन्होंने पानी की जरूरत को हथियार बना लिया था। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता तो उसे इतनी बेरहमी से मारा जाता कि बाकी लोग डरकर कभी विद्रोह करने की सोच भी न सके। लेकिन फिर गांव वालों को एक उम्मीद की किरण दिखी, सीताराम। सीताराम एक सिविल इंजीनियर था, जिसने देश के कई हिस्सों में जल आपूर्ति के लिए कई प्रोजेक्ट पूरे किए थे। जब गांव वालों को उसके बारे में पता चला तो उन्होंने उससे गांव की दुर्दशा देखने की गुजारिश की। सीताराम अपनी पत्नी कावेरी के साथ गांव आया। कावेरी गर्भवती थी, लेकिन उसके ससुराल वाले इस शादी से नाखुश थे, इसलिए उन्होंने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए थे। मगर सीताराम को भरोसा था कि जब उनका बच्चा होगा तो सब कुछ सामान्य हो जाएगा। गांव की दुर्दशा देखकर सीताराम ने पानी की समस्या का हल निकालने का फैसला कर लिया। गांव के पास ही एक नदी थी और उसने वहीं डैम बनाने का प्लान तैयार किया। अगर यह डैम बन जाता तो गांव वालों को हमेशा के लिए पानी मिल जाता और ठाकुरों की अवैध माइनिंग खत्म हो जाती। सीताराम ने अपना प्लान कलेक्टर को दिखाया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल थी। जहां डैम बनना था वहीं ठाकुरों की खदानें थीं। ठाकुर कभी भी वहां से हटने को तैयार नहीं होते, लेकिन अगर सरकार ने आदेश जारी कर दिया तो उन्हें मजबूरन माइनिंग बंद करनी पड़ती। मगर यहाँ एक चौंकाने वाला सच सामने आया। बलवंत ठाकुर, जो तीनों भाइयों में सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक था, वही कलेक्टर का पति था। इसका मतलब था कि कलेक्टर कभी भी अपने पति के खिलाफ कोई आदेश नहीं जारी करेगी। बलवंत ने चालाकी से सीताराम को अपने घर बुलाया और उसे धमकाने की कोशिश की। उसने उसे धन दौलत का लालच दिया, डराया धमकाया, यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी दी। लेकिन सीताराम किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। उसने सीधा कलेक्टर से कहा, आपकी नौकरी जनता की सेवा करने के लिए है, किसी ठाकुर की गुलामी करने के लिए नहीं। इसके बाद सीताराम सीधे इरिगेशन मिनिस्टर के पास गया ताकि अपने डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी दिलवा सके। लेकिन हर रोज उसे एक ही जवाब मिलता, मिनिस्टर बिजी हैं।
सीताराम ने गुस्से में इरिगेशन मिनिस्टर के ऑफिस में घुसकर जबरदस्त फाइट की, जिससे मजबूर होकर मिनिस्टर को उससे बात करनी पड़ी। सीताराम ने गांव वालों की पिटीशन दिखाई और साफ कहा कि अगर और दस्तावेजों की जरूरत होगी तो वह और भी लाकर देगा। लेकिन मिनिस्टर को इतनी गवाही ही काफी लगी और उसने डैम प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का वादा कर दिया। इधर गांव में एक भयानक हादसा हो चुका था। ठाकुरों को पता चल गया था कि गांव के कुछ लोग दिल्ली जाकर शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। इससे पहले कि कोई और उनके खिलाफ खड़ा हो, उन्होंने पूरे गांव का खात्मा करने का फैसला कर लिया। ठाकुरों के आदमियों ने गांव में घुसकर हर इंसान को बेरहमी से मार डाला, इवन छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। उनका इरादा सिर्फ गांव वालों को खत्म करना ही नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों में भी खौफ पैदा करना था, ताकि कोई कभी भी उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत न करे। जब सीताराम वापस लौटा तो उसे सिर्फ एक मासूम बच्ची जिंदा मिली, जिसकी सांसें लड़खड़ा रही थी। उसने रोते हुए बताया कि कैसे ठाकुरों ने निर्दयता से सभी को मार डाला। ठाकुरों के गुंडे अब भी वहीं थे, जो सीताराम और बचे हुए गांव वालों को मारने का इंतजार कर रहे थे। यह सुनकर सीताराम का खून खौल उठा। वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने अपने हाथों से उन गुंडों के गले काट डाले। यह देखकर गांव वालों को सीताराम में डाकू महाराज की झलक दिखने लगी। जिस तरह महाराज गांव वालों के हक के लिए लड़ा और शहीद हुआ था, उसी तरह आज सीताराम भी उनके हक के लिए लड़ रहा था। इसके बाद सीताराम सीधा ठाकुरों की हवेली पहुंचा और एक ठाकुर को मौत के घाट उतार दिया। अब 2 ठाकुर ही बचे थे, मगर उनका अहंकार अभी तक टूटा नहीं था। कलेक्टर ने सीताराम को रोकने की कोशिश की, लेकिन तब सीताराम ने एक कड़वा सच बताया। ये लोग पूरे गांव को बेरहमी से खत्म कर चुके हैं। एक मासूम बच्ची जो पानी के लिए तड़प रही थी, उसके ऊपर इन्होंने पेशाब किया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। ऐसे राक्षसों को मारना गलत नहीं हो सकता। अब हालात ऐसे बन चुके थे कि सीताराम को कानून से कोई उम्मीद नहीं रही। वह जानता था कि जब तक ठाकुर जिंदा है, न्याय नहीं मिलेगा। इसलिए उसने अब कानून को अपने हाथ में लेने का फैसला किया। उसने साफ कहा, अब समय बदल गया है। अब मैं कानून का गुलाम नहीं, डाकू बनकर इनका खात्मा करूंगा। उसने यह भी कसम खाई कि अब से गांव का एक भी पत्थर बाहर नहीं जाएगा और ठाकुरों की मार्बल माइनिंग हमेशा के लिए खत्म कर देगा। फिर महाराज बलवंत ठाकुर के पास गया और उसे चेतावनी देकर लौटा, अब तू अपनी मौत का इंतजार कर। जब बलवंत ठाकुर वापस लौटा और अपने भाई की लाश देखी तो वह पागल कुत्ते की तरह बदले की आग में जलने लगा। उसने गांव वालों को पकड़ पकड़ कर टॉर्चर किया, उनसे महाराज के बारे में पूछा, लेकिन कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। उधर महाराज ने मार्बल से भरे ट्रकों पर हमला कर दिया और ठाकुरों का सारा धंधा चौपट कर दिया। उसने अपने बाकी योद्धाओं की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी। अब हर गांव वाले को हथियार चलाना सिखाया जा रहा था। इसी बीच एक ठाकुर ने कावेरी को अगवा कर लिया। कावेरी अपने घर जा रही थी जब ठाकुरों ने बस में उसे पकड़ लिया। यह सब इसलिए किया गया कि महाराज को मजबूर करके बाहर लाया जा सके। लेकिन यह ठाकुरों की सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि यह महाराज का ही प्लान था। उसने जानबूझकर कावेरी को बस में भेजा था ताकि ठाकुरों का ठिकाना पता चल सके। अब महाराज अपने सबसे घातक मिशन पर निकल चुका था। अब महाराज ने दूसरे ठाकुर को भी खत्म कर दिया। अब सिर्फ बलवंत ही बाकी था। मगर इसी बीच सरकार ने महाराज के खिलाफ डेड या अलाइव अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। किसी भी गांव वाले से अगर उसकी जानकारी मिलती तो उसे 1 लाख का इनाम देने का ऐलान किया गया। इसी दौरान बलवंत को एक गुप्त सूचना मिली, कावेरी मंदिर में प्रार्थना करने आने वाली थी। उसने अपने गुंडों को मंदिर भेजा ताकि वह कावेरी को अगवा कर सके। लेकिन संयोगवश उसी समय कलेक्टर भी वहीं मौजूद थी। कलेक्टर ने कावेरी को छिपने में मदद की और सच उजागर किया। सीताराम और कावेरी की इस मुसीबत की असली वजह मैं ही हूँ। कलेक्टर ने बताया कि वह भी गांव वालों को पानी दिलाना चाहती थी, इसलिए कई इंजीनियरों को बुलाया, लेकिन सभी लालच में बिक गए। तब सीताराम के बारे में जानकारी गांव तक पहुंचाने का काम भी उसी ने किया था। अब कलेक्टर ने एक और बड़ा राज खोला। बलवंत का सबसे बड़ा साथी और सहयोगी कोई और नहीं बल्कि वही इरिगेशन मिनिस्टर था। अब कलेक्टर को विश्वास था कि महाराज उनकी रक्षा करेगा। इस बीच महाराज ने मिनिस्टर को किडनैप कर लिया और उसका वीडियो कन्फेशन रिकॉर्ड किया। उसमें यह खुलासा हुआ कि बलवंत मार्बल के कारोबार की आड़ में कोकीन की तस्करी करता था और इसीलिए डैम बनने नहीं दे रहा था, जबकि सीताराम का मकसद सिर्फ गांव वालों तक पानी पहुंचाना था। महाराज ने कलेक्टर को फोन करके उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहा, मगर तभी फोन बलवंत ने उठा लिया। दरअसल मंदिर में कलेक्टर और कावेरी को बात करते हुए बलवंत के आदमियों ने देख लिया था। अब बलवंत ने महाराज को धमकी दी, अगर अपनी बहन की जान बचाना चाहता है तो कन्फेशन वाली टेप मेरे घर लेकर आ। अब महाराज के सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, एक तरफ गांव वाले जिनके लिए उसने यह लड़ाई लड़ी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बहन जिसकी जान अब गांव वालों के कारण ही खतरे में थी। बलवंत इतना निर्दयी था कि उसने अपनी ही बेटी की भी परवाह नहीं की। जब कलेक्टर ने अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश की तो बलवंत ने उसे भी बेरहमी से सिर पर वार करके घायल कर दिया। जब कलेक्टर दोबारा खड़ी हुई तो बलवंत ने उसे गोली मार दी। तभी महाराज अपने योद्धाओं के साथ वहां आ पहुंचा और बलवंत पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई, मगर बलवंत जान बचाकर भाग निकला।
इसके बाद कलेक्टर की रिपोर्ट और मिनिस्टर के कन्फेशन ने बलवंत के पूरे माइनिंग नेटवर्क को खत्म कर दिया। सरकार ने माइनिंग पर रोक लगा दी और वहां डैम बनाने की मंजूरी दे दी। इस हमले के बाद कलेक्टर ने महाराज से एक वादा लिया, मेरी बेटी को उसके नाना के घर सुरक्षित पहुंचाना। महाराज ने अपना वादा पूरा किया और फिर स्वेच्छा से पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। महाराज की पूरी कहानी सुनने के बाद स्टीफन भी अब पूरी तरह उसकी साइड में था। मगर तभी बलवंत अपने आदमियों के साथ जेल में घुस आया। उसका मकसद सिर्फ एक था, महाराज को मार देना। लेकिन इस वक्त महाराज बेहोश पड़ा था। उसे होश में लाने के लिए एक इंजेक्शन की जरूरत थी। जब तक महाराज होश में नहीं आता, उसके सैनिक स्टीफन और एसआई मैडम बलवंत और उसके आदमियों से भिड़ गए। आखिरकार महाराज को होश आ गया। उसने बलवंत से आखिरी और सबसे भयंकर लड़ाई लड़ी। इस बार बलवंत के पास कोई रास्ता नहीं बचा। महाराज ने उसे मार गिराया और इसी के साथ इस युद्ध का अंत हुआ। महाराज की लड़ाई जीत गई, गांव वालों को न्याय मिला और कहानी का सुखद अंत हो गया। यह थी डाकू महाराज फिल्म की पूरी कहानी। आशा है कि आपको यह फिल्म और इसकी कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और कौन सा सीन आपके लिए चौंकाने वाला था। अगर आपको और ऐसी ही कहानियां सुननी है तो कमेंट बॉक्स में एक दिल वाला इमोजी भेजें। इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर करना है यह भी हमें बताएं। इसके अलावा हमने कल की 2898 एडी का भी एक्सप्लेनेशन किया है, जो बहुत ही बेहतरीन है। उसका लिंक भी नीचे दिया गया है, उसे भी जरूर देखिए। फिल्मों की दुनिया में ऐसे ही साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें।